सर ये इंडिया अलायंस बनाया किसने था? ममता बनर्जी। कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया आम आदमी पार्टी। दिल्ली छोड़ करके पंजाब में क्यों नहीं हुआ गठबंधन? विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। देखिए, भाजपा का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सरकार की नाकामियों को उजागर नहीं करेगा तब तक विपक्ष को जन समर्थन नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार से लिप्त है, आप किसी को कैसे कह सकते हैं? देश में लोकसभा 2024 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और इस तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी को गद्दी से उतारा जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। उसी में विपक्षी पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति करना हो या फिर तमाम आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति हो। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जानेंगे जनता से उनकी राय 2024 के चुनावों को लेकर। क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं आपस में गुत्थम गुत्ती कर रहा है, जब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में हराने की, तो क्या एकता की जरूरत है या आपस में गुत्थम गुत्ती कर कर भी सरकार बनाई जा सकती है? देखिए, पहली चीज, विपक्ष ना एक था, ना है और ना होगा। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया अलायंस है। सर ये इंडिया अलायंस बनाया किसने था? तमाम विपक्षी नेताओं ने साथ में किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, नीतीश कुमार जी ने किया था। नीतीश कुमार तो बाहर हो गए, भाजपा में शामिल हो गए, वो एनडीए में आ गए। उसके बाद आपके ममता बनर्जी भी तो थी ना आपके इंडी गठबंधन में। पहली चीज, आप उसे इंडिया कहना छोड़ दीजिए, उसे इंडिया अलायंस कहिए। ठीक है जी। ममता बनर्जी, कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया 42 की 42 सीटों पे, दिया एक भी सीट नहीं दिया। ना गठबंधन हुआ, नहीं हुआ ना। आम आदमी पार्टी, दिल्ली छोड़ करके पंजाब में क्यों नहीं हुआ गठबंधन? ये इंडिया, अगर एकता की बात करें तो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है? देखिए, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। जैसा कि 1975 में देख भी चुके हैं, 1984 में भी देख चुके हैं। तो विपक्ष का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है जितना पक्ष का मजबूत होना। बहुमत की सरकार होनी चाहिए, मगर विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है। क्या लगता है तुष्टीकरण की राजनीति जो राजनीतिक दल करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा भी शामिल है? क्या लगता है देश के लिए कितना हानिकारक हो सकता है जब एक किसी धर्म के लिए, धर्म विशेष के लिए काम करना हो या किसी एक धर्म विशेष की बात करना हो? देखिए, भाजपा का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मगर विपक्ष का तो सिर्फ एक ही नारा है कि भारत के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का है। ये किसी और ने नहीं कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। तो तुष्टीकरण वो था। मगर यहाँ जो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की बात होती है, यहाँ तुष्टीकरण नहीं होता है। विपक्ष तुष्टीकरण करता है, ध्रुवीकरण करने के लिए तरह तरह की बातें करता है, आडंबर करता है। चुनावों के समय में जनेऊ के ऊपर से, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लिया जाता है, मंदिर चले जाया जाता है, टीका लगा लिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। क्या लगता है किसी दल को खुश करने के लिए ऐसी बातें की जाती? क्यों जरूरत पड़ती है ऐसी बातें करने की राजनेताओं? विपक्ष ने आज तक मुस्लिमों को वोट बैंक समझा, मगर जब मुस्लिम थोड़ा सा लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण से भी उनका काम नहीं चल रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर जब लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से उनकी बात नहीं बनती है तो फिर दोबारा तुष्टीकरण की तरफ चले जाते हैं। उसका जीता जागता एग्जांपल आपको अभी एक मुख्तार अंसारी का ही देख लीजिए। मुख्तार अंसारी एक दुर्दांत अपराधी था, जेल में बंद था, 18 सालों से जेल में बंद था, मगर स्वास्थ्य कारणों से, हार्ट अटैक की वजह से, हृदयाघात की वजह से उसका परसों निधन हो गया। लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया था, मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश रची गई थी जेल में। सर, उसकी मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ है, वो कह रहे हैं हमें वहां की सरकारों पे विश्वास नहीं है। सुन लीजिए, सरकारों पे विश्वास नहीं है। आप एक चीज बताइए, वीडियोग्राफी हुई है, 8 डॉक्टरों की टीम ने किया है और लाइव हुआ है, उनकी फैमिली ने भी उनका पोस्टमार्टम देखा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं जिससे कि जनता को बहकाया जा सके और एक इमोशनल कार्ड खेल करके बहकाने का प्रयास मात्र है और कुछ नहीं। क्या लगता है विपक्ष की भूमिका भारत में क्या बनकर रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब सड़कों पर विपक्ष जो है उतनी मजबूती के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, विपक्ष एसी कमरों से जब तक बाहर नहीं निकलेगा, सरकार की नाकामियों को उजागर नहीं करेगा, तब तक विपक्ष को जन समर्थन नहीं मिलेगा। विपक्ष तो कहता है कि जब विपक्ष सड़क पर उतरता है तो सरकार कहीं ना कहीं पुलिस को आगे कर, ईडी को आगे कर धमकाने का काम करती है। आप इस तरीके से आम आदमी पार्टी
के कार्यकर्ता इस समय सड़क पर उतरे थे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, उनको भी डिटेन कर लिया। सर 101 कानून, सबको विरोध करने का अधिकार है मगर कानून के दायरे में। दूसरा आर्टिकल 19, संविधान का आर्टिकल 19 आपको तब तक ही विरोध करने का अधिकार देता है जब तक आपके विरोध करने से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करके अगर करना चाहेंगे तो उसको रोकना सरकार का दायित्व है और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। क्या लगता है आने वाले चुनाव में विपक्ष की कोई भूमिका है या फिर पूरी खत्म हो चुकी? क्योंकि मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं और जितनी आसानी से कर रहे हैं वैसे तो प्रतीत होता है कि विपक्ष तो है ही नहीं भारत में। देखिए, विपक्ष अपनी कमियों की वजह से नहीं है। विपक्ष का इतिहास जो है वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और विपक्ष में जितने भी हैं आप देख लीजिए, चाहे लालू यादव जी देख लीजिए, शरद पवार जी देख लीजिए, आप उसके तेजस्वी यादव देख लीजिए, आप झारखंड में हेमंत सोरेन देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल जी देख लीजिए, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और भ्रष्टाचार के कटघरे में हैं और ये उसकी वजह से अभी जेल में है कुछ लोग, कुछ इंटरोगेशन में है, तो इन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्षी नेताओं के ऊपर ही क्यों ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, सरकार के नेताओं पे क्यों नहीं की जा रही है? सर या सरकार सभी पाक साफ है। सर आप एक चीज बताइए, तो विपक्ष का काम है ना उनके ऊपर में, आप बताए ना किसके। और दूसरा, एंटी करप्शन ब्यूरो हर राज्य में होती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ना, कीजिए ना बीजेपी नेताओं पे कार्रवाई, क्यों नहीं करते हैं? झारखंड में कांग्रेस की सरकार है ना, जेएमएम के साथ, कीजिए ना बीजेपी नेताओं के साथ में, क्यों नहीं करते हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, हर स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो होती है ना, कीजिए ना पंजाब में, क्यों नहीं करते हो? तमिलनाडु में है ना, कर्नाटका में है ना, क्यों नहीं करते हो? किसने रोका है आपको करने से? क्योंकि आपके पास कोई तथ्य होगा तब तो आप कार्रवाई करेंगे। आप जब खुद आकंठ तक भ्रष्टाचार से लिप्त हैं तो आप किसी को कैसे कह सकते हैं? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आखिरी में कि क्या लगता है जब देश की जनता खुद सरकार के लिए काम करे, जैसे मैं देखता हूँ जितने भी आम आदमी है वो भी सरकार की बड़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए प्रवक्ता ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि देश की जनता ही प्रवक्ता बनी बैठी है भाजपा की। देखिए जब राजा, पहली चीज तो ये प्रजातंत्र है, राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर जब जिसे जनता ने चुना है वो जनता के हितों के लिए कार्य करता है 18 घंटे 20 घंटे, तो जनता उसमें अपनापन देखती है, वो जनता उसे अपने परिवार का एक अभिन्न अंग मानती है। जिस कोई भी परिवार का व्यक्ति है अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ गलत शब्द नहीं सुनेगा, तो इसीलिए जनता मोदी जी से इतना प्रेम करती है, मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है, इसलिए प्रवक्ता बनती है। और मोदी जी ने जनता के लिए किया है, मोदी जी ने जनता के लिए कार्य किए हैं, देश के लिए कार्य किए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।